आज का मेरा एक टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। तो स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इक्विवेलेंट वेट की कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया। तो टॉपिक का पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के, और इसके बाद हम करेंगे इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अगर मुझे करना है कैलकुलेट तो क्या फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अगर मुझे किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा उसकी वैलेंसी, या लिख दिया यहाँ पे वैलेंसी, ये उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फिर अगर मुझे किसी इक्विवेलेंट वेट किसी कंपाउंड का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, तो कैसे करेंगे, जो भी मेरे पास उस अगर मुझे निकालना है तो उस कंपाउंड का, जैसे अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले में बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्मूले में यहाँ क्या है, एलिमेंट है, तो यहाँ पर मैं इस एलिमेंट की जगह यहाँ पर मैं एलिमेंट के लिए इसको एटॉमिक वेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे कंपाउंड निकालना है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट कर सकता हूँ। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय कितने उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं या उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे हैं, ठीक है। या कह सकता हूँ मैं, अगर कोई कैटायन है या एनायन है तो उस पर कितना चार्ज आ रहा है, तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की भी बात कर लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल्स की हम अगर यहाँ बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो मुझे बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो पहले क्या करना है, पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड को एनालाइज कर लो। तो ये होता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब अगर यहाँ पर आप चार्ज देखें तो यहाँ पर जो चार्ज आ रहा है ये 2 पॉजिटिव का चार्ज है और 2 ही नेगेटिव का चार्ज है। तो चार्ज मेरा कितना हो गया 2। तो इस केस में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट मेज़र करूँ तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 डिवाइड बाय चार्ज कितना हो गया 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट मेरा हो गया यहाँ पर 49। अब ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने सपोज यहाँ पे NaOH लिया, अब मैं NaOH को एनालाइज करूँ तो इट विल एनालाइज एज Na प्लस एंड OH माइनस। नाउ चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर, +1 का, और क्या आ रहा है, -1 का चार्ज आ रहा है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट करें कैलकुलेट तो क्या होगा, NaOH का मोलर मास, बट द मोलर मास ऑफ NaOH इज 40 एंड चार्ज इज 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया NaOH का, 40 हो गया। तो बहुत सिंपल सा था। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, फिर थर्ड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। अगर हम किसी एसिड के लिए बात कर रहे हैं, हम किसी बेस के लिए बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे फाइंड आउट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो उसका पहले आप निकालोगे मोलर मास, तो मतलब कि मोलकुलर वेट डिवाइड बाय, अगर एसिड है तो उसकी बेसिसिटी लेनी है, बेसिसिटी, क्लियर है। और अगर हमारे पास कोई एसिड की हम बात करते हैं, जैसे कि फोर्थ में फॉर्मूला ले लेता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अगर मुझे बेस का निकालना है इक्विवेलेंट वेट तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, मोलर मास, उस बेस का मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। तो डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास एसिड है या बेस है, और आपको उसकी एसिडिटी पता होनी चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला लेंगे, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला हो गया, फिफ्थ फॉर्मूला जो हमारा हो गया, ये किसके लिए हो जाएगा, किसी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसी आयन के लिए। यह बात कर रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट वेट, अगर मैं बात करूँ एसिड सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन क्या हो जाएगा, मुझे बताना है इक्विवेलेंट वेट
ऑफ एन आयन, कोई भी आयन है, तो कैसे करेंगे फाइंड आउट? हो जाएगा उसका जो भी मेरे पास आयन है उस आयन का फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय उस पर चार्ज। अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे तो और क्लियर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और लेते हैं। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जब मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ पर KMnO4 और मैं K2Cr2 की बात करूँगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल की एक मोल के लिए कितना चेंज आया उसके ऑक्सीडेशन नंबर में। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके तो आपको ये और क्लियर होगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम देखते हैं कि अगर मेरे पास दो मैं बात करूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, एक K2Cr2O7 की मैं बात करूँगा और मैं KMnO4 की बात करूँगा। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ K2Cr2O7 की। तो जो K2Cr2O7 है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो आपको बताना है कि उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूँ K2Cr2O7 की इन एसिडिक मीडियम तो क्या रिएक्शन होती है? तो Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। तो मुझे बताना है कि अगर रिएक्शन गिवन है एसिडिक मीडियम में तो आपको बताना है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कितना होगा K2Cr2O7 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 तो आप कैसे करेंगे फाइंड आउट? तो पहले तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि K2Cr2O7 का मोलर मास आप निकालेंगे। फिर मोलर मास निकालने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहले आप K2Cr2O7 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी मोलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर मास जो भी इसका आ रहा है डिवाइड बाय आप कर देंगे 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी इन्वॉल्व होंगे उस रिएक्शन में उससे हम डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पर ध्यान रखना आपको 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए मैंने मोलिकुलर मास को 6 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर इक्विवेलेंट वेट निकालना है अगर मुझे K2Cr2O7 का। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ और एग्जांपल देखूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँ कि C2O4 2- है। मुझे बताना है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आप कार्बन का यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे ऑक्सीजन स्टेट। तो +3 यहाँ पर आप करेंगे ऑक्सीजन फाइंड आउट, तो यहाँ पर आ रहा है +4। तो डिफरेंस आ रहा है 1 का, लेकिन 2 एटम है तो डिफरेंस हो गया 2 का। तो यहाँ पर 1 मोल है तो 1 मोल है यहाँ पर। तो 1 मोल है तो 1 मोल के लिए 2 का डिफरेंस लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंट वेट करूँ कैलकुलेट तो क्या हो जाएगा, जो मेरा C2O4 2- है उसका मोलर मास, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। तो करना क्या है कि आपको एन फैक्टर का ध्यान रखना है। और एन फैक्टर कैसे निकालना है आपको क्लियर हो रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब डिवाइड बाय आपको एन करना है। NS मतलब कितना चेंज आ रहा है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में। कुछ और भी देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम, तो आपको और भी क्लियर होगा। सपोज अभी तो मैंने बात करी थी यहाँ पर K2Cr2O7 की मैंने बात करी थी। अभी मैं MnO4 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब MnO4 के लिए मैं डिफरेंट बात करूँगा। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ KMnO4 क्या है, एक और अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मैं 3 मीडियम में बात करूँगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में बात करूँगा। अगर मैं वही बात करता हूँ, फर्स्ट मैं एसिडिक मीडियम में बात करता हूँ। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो MnO4- होता है, ये MnO4- ये होता है ऑक्सीडाइज, मतलब कि
दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा Mn2 प्लस में। कब होता है, ये मेरा होता है एसिडिक मीडियम में। तो मुझे बताना है कि एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 जो है उसका क्या था, हमने देखा था अभी, मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। और अब देखते हैं इसका क्या होता है, KMnO4 का। अब आप गैस करो, देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आप करो यहाँ पर MnO4, यहाँ पे आपने जब करा है तो कितना ऑक्सीजन 7 आया है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कितना आ रहा है 2 का। तो आप बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है 1 मोल के लिए। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करूँ तो बहुत सिंपल है, जो भी चेंज आ रहा है ऑक्सीजन स्टेट में आपको वही लेना है बस। तो इसका मोलर वेट मास मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है मेरा 5 का। तो अगर मैं KMnO4 बहुत यूज होता है तो KMnO4 का मोलर मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 158 डिवाइड मैंने कर दिया चार्ज कितना 5। तो यहाँ से आप कर लेंगे कैलकुलेट, वो हो जाएगा 31.6। तो इस तरीके से आप मोलर वेट से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हो। यहीं अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे मोलर वेट निकालना था MnO4 माइनस का और अब निकालना है मुझे न्यूट्रल मीडियम में, तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है। न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है कि जब MnO4 माइनस हमारे पास होता है और न्यूट्रल मीडियम में वो कन्वर्ट होता है MnO2 में। कौन सा मीडियम है, ये न्यूट्रल मीडियम है। तो ये क्वेश्चन हमारे जेई और नीट में आते हैं कि आपसे पूछेगा इक्विवेलेंट वेट इन न्यूट्रल मीडियम, इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम न्यूट्रल मीडियम ले रहे हैं। तो सिंपल आपका जो कंसेप्ट को पता ही है, यहाँ पे आपने करा फाइंड आउट ऑक्सीजन स्टेट्स कितना आ रहा है 7 का, यहाँ पे आप करेंगे कैलकुलेट कितना आ रहा है 4 का। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस आपका हो गया यहाँ पर 3 का। तो अगर मुझे निकालना है यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर वेट। अब मोलर मास कितना है, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस करा था 158 है, तो 158 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 52.7 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें करना है कैलकुलेट इन बेसिक मीडियम, ऐसे कह सकते हैं हम इन अल्कलाइन मीडियम। तो अल्कलाइन मीडियम में कैसे हम करेंगे फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, तो इन अल्कलाइन मीडियम। अब क्या हुआ, अब आपके पास था MnO4 माइनस, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो MnO4 माइनस अगर आप न्यूट्रल मीडियम में लेंगे तो MnO2 बन रहा था, और अगर आप अल्काइन मीडियम में लेंगे तो ये MnO4 2 माइनस में होता है रिड्यूस। तो अब आप करो फाइंड आउट ऑक्सीजन स्टेट, तो यहाँ पर आप करेंगे फाइंड आउट तो +7 होगा, यहाँ पर आप करेंगे फाइंड आउट तो कितना होगा बोलो 6 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितने हुआ, डिफरेंस हुआ 1 का। तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट वेट इसका कैलकुलेट करें तो इसका मोलर मास कितना था 158 डिवाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 1, तो कितना हो गया 158 हो गया। तो यहाँ पर तीनों मीडियम में आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हमने करा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जो भी आपका मोलर मास है और हमने जो चेंज करा है उस चेंज से आपको ध्यान रखना है कि कितना चेंज आ रहा है, उस चीज़ आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगर मैं फर्स्ट केस में भी मैंने बात करी थी Cr2O7 की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो K2Cr2O7 का जो होता है मोलर मास वो होता है 294.21। अपडेट करेंगे इसको 6 से तो आपका आंसर आ जाएगा ये 49.03। इस तरीके से हम यहाँ पर मोलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम सारी बातें यहाँ से बात करें तो हमने देखा कि KMnO4 जो है वो हर मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो, चाहे वो न्यूट्रल मीडियम हो, चाहे वो अल्काइन मीडियम हो। लेकिन K2Cr2O7 वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ओनली इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो गए। इससे हम एक बात और कर सकते हैं कि जो KMnO4 है वो बेटर ऑक्सीडेंट है देन K2Cr2O7। तो इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। नोट पॉइंट बन गया मेरा एक यहाँ पर कि KMnO4 हर मीडियम में एक्ट कर रहा है कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो वो क्या होगा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किससे K2Cr2O7 से, क्योंकि K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो KMnO4 is better oxidant than
K2Cr2O7। चलो जी, तो ये तो बात हो गई थी हमारी ऑक्सीजन एजेंट की, अगर मुझे उसका इक्विवेलेंट निकालना है। बट कंसेप्ट क्लियर है, जो भी चेंज होगा ऑक्सीजन स्टेट में वही हम करने वाले हैं। चलिए साथ में क्या करते हैं, अब हम एक रिड्यूसिंग एजेंट भी ले लेते हैं। तो करते हैं, अब हम करेंगे कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर मुझे कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम उसका कैसे करेंगे फाइंड आउट, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं विद एन एग्जांपल। तो एग्जांपल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर H2O3 को ले रहा हूँ। तो अगर मैं H2O3 की बात करूँ, H2O3 तो ये क्या हो जाता है, ये आपका बनता है S4O6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे बताना है यहाँ पर कि H2O3 जो है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो यहाँ पर जो H2O3 है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप सल्फर की यहाँ पर पहले फाइंड आउट करो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको सबसे पहले अब सल्फर की फाइंड आउट करो ऑक्सीजन स्टेट। पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सल्फर कितने आ रहे हैं, सल्फर यहाँ पर आ रहे हैं 4, तो इसको मैं करूँगा बैलेंस, ये बैलेंस हो गया। सल्फर का यहाँ पर हम करेंगे फाइंड आउट ऑक्सीजन स्टेट। तो कितना आएगा, ये हो गया 3 और 2 माइनस कर दिया 4 का हाफ कर दिया 2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट वो कितनी आ रही है, +2 आ रही है। यहाँ पर चेक करते हैं, ये हो गया 6 2 12, 12 - 2 10, 10/4 मीन्स 2.5। तो यहाँ पर आ रहा है 2.5। तो डिफरेंस आ रहा है कितने का, डिफरेंस आ रहा है एक एटम के लिए डिफरेंस आ रहा है 0.5 का, लेकिन यहाँ 4 एटम है तो 4 एटम के लिए डिफरेंस आ रहा है 4 का, 4 एटम के लिए डिफरेंस आ रहा है 4 का। ओह सॉरी, 0.5 इंटू में 2 मतलब कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 इंटू में 4 क्योंकि 4 एटम थे। एक एटम के लिए डिफरेंस आ रहा है 0.5 का, तो 4 एटम का डिफरेंस हुआ कितने का, 2 का डिफरेंस हुआ। तो अब हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे का हमें 1 मोल के लिए निकालना है, हमें निकालना था 1 मोल के लिए। 2 मोल के लिए डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो 1 मोल के लिए डिफरेंस आया। तो पहले आप इसका मोलर मास निकाल लो पूरे का। तो आप क्या करोगे, इसका मोलर मास करेंगे कैलकुलेट, और हम देखेंगे कि 2 मोल्स के लिए डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो मोलर मास, जो भी इसका मोलर मास आएगा वो लेना है आपने। और डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस हमारा आ रहा था 2 का। हो रहा क्लियर, यहाँ पर 4 एटम थे तो 4 एटम के लिए ईच एटम के लिए डिफरेंस आ रहा है 0.5 का। तो 4 एटम के लिए कितना डिफरेंस हुआ, 4 एटम के लिए डिफरेंस हुआ 0.5 इंटू में 4, तो 2 का डिफरेंस हुआ। लेकिन यहाँ पर 2 मोल्स के लिए है, और हमने अभी लिखा था फॉर्मूले में 1 मोल चेक करना है। तो 2 मोल्स के लिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 मोल के लिए 1 का डिफरेंस आया। तो मोलर मास डिवाइड बाय 1 कर दिया। तो यहाँ से मेरा हो गया कैलकुलेट। इसे करते हैं अगर कैलकुलेट, तो इसका जो मोलर वेट आता है आप करो कैलकुलेट। आपका 64 तो हो गया आपका सल्फर का, और 48 हो गया आपका ऑक्सीजन का। तो 64 8 72 और 30, तो आपको बनता है 102। तो आपका बन जाएगा ये 102 डिवाइडेड बाय 1। और क्लियर, बहुत सिंपल था। 48 और मैंने 64, 48 और 64 को मैंने सॉल्व करा, 48 और 6 54, 54 और 60। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे कैलकुलेट तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, मोलर मास से हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कैसे करना है मुझे। तो ये थोड़ी सी एक मिस्टेक है, ऐड करेंगे आप मोलर मास तो 112 आएगा ये मोलर मास। तो इस तरीके से हमें करना है कैलकुलेट इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर मेरा क्लियर हो गया कि हमने कैसे करा यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने कैसे मेजर करा इक्विवेलेंट वेट। चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन द रिएक्शन इज। तो मुझे बताना है कि इस H3PO4 का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट इस रिएक्शन में। तो अब आप देखो, सबसे पहले H3PO4 में मैं यहाँ पर फॉस्फोरस का फाइंड आउट करता हूँ ऑक्सीजन स्टेट। तो 4 to the 8 8 - 3 तो +5 आ रहा है इसका ऑक्सीजन स्टेट। यहाँ करते हैं फाइंड आउट 4 to the 8 और 8 - 3 तो सेम आ रहा है ऑक्सीजन स्टेट। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि दोनों में ऑक्सीजन स्टेट तो सेम आ रहा है, तो कितने H+ या कितने OH- का चेंज आ रहा है हमको देखना है। अब देखो यहाँ पर 3H है और वहाँ पर 2H है, तो एक चेंज आया H+ में, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा। अगर मैं इस केस में इक्विवेलेंट फाइंड आउट करूँ तो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं निकालूंगा H3PO4 का मोलर मास। तो मोलर मास H3PO4 का होता है 98 डिवाइडेड बाय
कितना चेंज आ रहा है उनके एच का। तो एच का चेंज कितना आ रहा है 1, सिर्फ एक एच का चेंज आया। आपको देखना है एच का चेंज और आपको देखना है OH माइनस का चेंज। तो एक एच का चेंज आ रहा है तो डिवाइड बाय हो गया आपका 1। तो आपका आंसर आ गया इसका 98। तो ऐसे में चेक करना है इक्विवेलेंट वेट रिएक्शंस में। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही। हमारे पास एक और रिएक्शन है ऐसे ही। हमारे पास एक रिएक्शन है H2S प्लस I2 और S2 माइनस प्लस 2I माइनस प्लस 2H प्लस। तो मुझे बताना है इस केस में कि सल्फर का कितना होगा इक्विवेलेंट वेट। तो क्या करें, सल्फर का पहले आप यहाँ करो फाइंड आउट ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ आता है -2, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है -2। अगेन आप देखोगे कि दोनों तरफ ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितने H+ का चेंज आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2H है, यहाँ पर देख रहे हो आप H नहीं है। तो कितना चेंज आया, तो चेंज आया 2 का। तो अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S, तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास डिवाइड बाय 2। तो आपने देखना है अगर ऑक्सीजन स्टेट सेम आ रही है, अगर चेंज आ रहा है तो आप ऑक्सीजन स्टेट से जितने भी डिफरेंस आया अब से डिवाइड कर देंगे। और अगर इक्विवेलेंट वेट हमें करना है फाइंड आउट जब ऑक्सीजन स्टेट सेम आ रही है, तो आपको चेक करना है कितने H+ और कितने OH माइनस का उसके अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं ऐसे ही। अगर आपके पास अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे चेंज है ऑक्सीजन स्टेट का। तो आपने लिया SN2 पॉजिटिव और वहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं I2, और फिर इससे क्या फॉर्म हो रहा है SN4 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्म हो रहा है आपका 2I माइनस। अब मुझे बताना है कि SN का क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे आपको चेक करना है। तो आप देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन स्टेट कितना है +2 है, यहाँ पे कितना है +4 है। तो डिफरेंस आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो कैसे करेंगे आप, जो भी मोलर मास होगा SN का, मतलब कि उसका मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज, चेंज इन ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इजीली इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं आपके लिए, होमवर्क है ये, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो करना है ट्राई, आपको बताना है कि N2H4 है जिसमें आप ऐड कर रहे हैं I2, और आपका फॉर्म हो रहा है N2 प्लस 4H प्लस 4I माइनस। तो आपको बताना है कि कितना होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4 ये आपके लिए होमवर्क है, तो ट्राई करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हम सिंपल देखें, लास्ट थोड़ा आपको रिकैप दे दूं कि इक्विवेलेंट वेट के लिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज हमने किए थे स्टार्टिंग में। ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट हमारा फॉर्मूला था एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, सेकंड फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। इस पर कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। फिर किसी एसिड की बात कर रहे हो तो हम बेसिटी लेंगे, बेस की बात कर रहे हो तो एसिडिटी लेनी है। आयंस की बात करें तो चार्ज कितना उसका आ रहा है, और इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो कितना चेंज आ रहा है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में। और लास्ट आपको मैंने बताया था कि कितना चेंज आ रहा है उनके H में। इस तरीके से हम मोलर मास को डिवाइड कर देंगे उस चेंज से, तो आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। होप कि आपको काफ़ी टॉपिक यहाँ क्लियर हुआ होगा इक्विवेलेंट वेट का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।